हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखे थे। हम लोग 40 क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है, 40 क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर में हम यहाँ पे अब इस चैप्टर का 41 से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से समझेंगे कि कैसे इसको बनाना है और समझना है, पढ़ना है, पूरा बढ़िया से इसको समझाया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हर एक चीज़ को संस्कृत, एसएसटी, मैथ्स, है ना, ये सब चीज़ पढ़ा दिया गया है इस चैनल पे। आप लोग इस चैनल पे जाके देख सकते हैं कि क्या क्या मतलब पढ़ाया गया है। मैथ बहुत बेसिक से मतलब बेसिक नहीं, एकदम ट्रिकली पढ़ाया गया है। आप लोग जाके देख सकते हैं क्योंकि 1 नंबर का है तो हम लोग एकदम ट्रिकली सब पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे बिना देरी किए 41 से स्टार्ट करते हैं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? तो 41 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, धातु। क्या हो जाएगा? धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। फिर 42 कह रहा है कि लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो 42 का दोस्तों क्या हो जाएगा? 42 का सी नंबर हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन ससंयोजी यौगिक है? इसमें ससंयोजी यौगिक कौन सा है? तो 43 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, 43 का सी नंबर, CH4, है ना। ससंयोजी यौगिक होता है ना, CH4 होता है। उसके बाद फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आभूषण बनने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनने वाला जो सोना होता है तो 44 का दोस्तों हम लोग का सी हो जाएगा 22 कैरेट। देखिए, आभूषण बनाने के लिए जो भी हम लोग सोना का यूज करते हैं, 22 कैरेट का यूज क्यों करते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। 24 कैरेट का क्यों नहीं यूज करते हैं हम लोग? तो हालांकि कोई भी कहता है कि 24 कैरेट का है, तो हम लोग देखिए 24 कैरेट का इसलिए यूज नहीं करते हैं दोस्तों कि ये सोना जो है बहुत ही लचीलापन होता है, ठीक है। सोना क्या होता है? बहुत ही लचीलापन होता है। कहने का मतलब कि इसमें तन्यता ज़्यादा है। तन्यता क्या है? तन्यता बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कहा जाता है कि 1 ग्राम में, कि ऐसे सोच रहे हैं कि सुने हैं, शायद सुने, क्या पढ़े भी हैं हम लोग, आप भी पढ़े होंगे कि 1 ग्राम में इसको 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। कितना? 2 किलोमीटर तक लगभग खींचा जा सकता है 1 ग्राम में। इतना ज़्यादा इसमें तन्यता होता है। इसको क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। तो बाय द वे हम लोग अगर 24 कैरेट का सोना अगर यूज करते हैं दोस्तों, 24 कैरेट का, तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए हम लोग आभूषण बना दिए, कोई भी आभूषण बना दिए, तो ये क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा, किधर से किधर ही मुड़ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? सोना का वो डिज़ाइन जो है ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 22 कैरेट का यूज करते हैं। कितना कैरेट का? 22 कैरेट का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है हम लोग का दोस्तों, 22 कैरेट का यूज करते हैं। और 2 कैरेट जो होता है, 2 कैरेट में हम लोग क्या करते हैं? 2 कैरेट में क्या करते हैं कि हम लोग तांबा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? तांबा यानी कॉपर मिलाते हैं, Cu, ठीक है। Cu + Au, यानी Au माने क्या होता है? औरम यानी सोना, और ये होता है कॉपर। तो ये दोनों को मिक्स करके, यानी ये पूछेगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 22 कैरेट का, और ये हो जाएगा हम लोग का 2 कैरेट, मान ले सकते हैं 2 कैरेट। तो ये दोनों मिक्स करके हम लोग क्या बनाते हैं? 24 कैरेट का बनाते हैं। जिससे होता क्या है कि जब हम लोग Cu बना देते हैं ना, Cu जब हम लोग इसमें मिला देते हैं, यानी कॉपर जब मिला देते हैं, तो ये क्या होता है कि आभूषण कठोर हो जाता है। जिससे होता क्या है कि मतलब इसको मुड़ने का चांसेस जो है बहुत कम रहता है। क्या रहता है? मुड़ने का चांसेस बहुत कम रहता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, ठीक है। इसमें उत्कृष्ट कौन तत्व है? तो 45 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी, आर्गन। उत्कृष्ट तत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अक्रियाशील धातु, अक्रियाशील धातु, है ना, ये आर्गन होता है, आर्गन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तांबा एवं टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो 46 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, कांसा। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, ये क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों, CaSO4 ½ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ H2O, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर फिर पूछ देगा कि जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, 1-2 क्वेश्चन इसमें याद रखिएगा। पहला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 ½ H2O, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछ जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाए जाते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाए जाते हैं जिप्सम से। किससे बनाए जाते हैं? जिप्सम से। तो फिर है, ठीक है।
अगर जिप्सम से बनाए जाते हैं तो फिर जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा, तो जिप्सम का फॉर्मूला होगा हम लोग का ये CaSO4 2H2O, क्या होता है CaSO4 2H2O जिप्सम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को रहा है दोस्तों हम लोग का कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो 48 नंबर का हो जाएगा दोस्तों C नंबर, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण। इसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर कह रहा है कि बुझा हुआ चूना कौन सा है, एक होता है दोस्तों बुझा हुआ चूना, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना जो होता है हम लोग का क्या हो जाएगा, 49 नंबर का बुझा हुआ चूना ये हो जाएगा CaO, बुझा हुआ चूना CaO होता है। अब बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो बिना बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। बुझा हुआ चूना CaO होता है। उसके बाद दोस्तों 50 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है, इसमें से भस्म कौन नहीं है, तो 50 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का B नंबर। NaCl जो है क्या है, भस्म नहीं होता है। NaCl क्या है, भस्म नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क क्या होता है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों हम लोग का B नंबर, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड जो है क्या है, जस्ता का अयस्क नहीं है। जिंक ब्लेंड जो क्या है, जस्ता का अयस्क नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन जो है हम लोग का C नंबर है, उपधातु। सिलिकॉन क्या है, उपधातु। सिलिकॉन जर्मेनियम ये क्या होता है, उपधातु होता है। देखिए धातु एक उपधातु होता है, एक अधातु होता है। तो उपधातु उसे कहते हैं दोस्तों, उपधातु उसे कहते हैं जिसको गर्म करने पर वो क्या हो जाता है, धातु का काम करने लगता है। ऐसे में उसको देखिए, ऐसे में वो मतलब नॉर्मल है। ऐसे उपधातु देखिए किसे कहते हैं, मान लीजिए सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है नॉर्मल में उसको रख देते हैं तो क्या होता है, वो जो है एक अधातु की तरह काम करता है। किस तरह का, अधातु का काम, ठीक है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह ही नहीं होगा, ना ये सुचालक होगा कोई भी चीज़ का, अधातु होता है। और जब ही इसको हम लोग गर्म करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम को जैसे ही गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, धातु का काम करने लगता है। किसका काम, धातु का काम करने लगता है, मेटल का काम। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग का कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है, तो 53 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का D नंबर, नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, फार्मिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये पूछ देगा आप लोगों को क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनता है, आसानी से समझिएगा। पहला पूछेगा कि मेथेनोइक अम्ल मतलब कहता है कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। या क्वेश्चन घुमा को दे देगा कि फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पूछ देगा कि किस में पाया जाता है, तो चींटी में पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल और फार्मिक अम्ल एक ही बात होता है, ठीक है। समझने के लिए हम आप लोग को बता दें कि इसको हमेशा याद रखिएगा, माफी से, किसके, माफी से, माफी है ना, माफी से, यानी म से मेथेनोइक हो जाएगा, फ से फार्मिक हो जाएगा, फ से फार्मिक हो जाएगा। माफी हमेशा याद रखिएगा। तो ये डंक में यूज होता है, माफी। कोई भी चीज़ डंक मारता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, या वो लोग माफ़ी मांगता है, डंक मारता है तो क्या मांगता है, माफ़ी मांगता है। माफ़ी का मतलब क्या हो जाएगा, म से है ना, म से मेथेनोइक हो जाएगा, और फ से फार्मिक हो जाएगा। इसको याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो 55 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, D नंबर। 55 का D नंबर, इनमें से सभी, यानी क्लोरोफिल अलग, सूर्य का प्रकाश अलग, और तीसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड और जल अलग। ये जो है क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। मतलब उसमें क्या होता है, स्वपोषी मतलब क्या, जो अपना खाना खुद बनाए उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी। वो दूसरे पर निर्भर नहीं रहे। जैसे हम लोग क्या हैं, दूसरे पर निर्भर हैं, तो हम लोग परपोषी हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग साग पात ये सब खाते हैं ना, है ना, पेड़ पौधे का जो भी फल मूल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो वो हो जाएगा हम लोग परपोषी हैं। या मांस हम लोग भी खाते हैं, यानी हम लोग दूसरे पर आधारित हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, परपोषी। लेकिन स्वपोषी जो खुद अपना भोजन बना लेता है, यानी पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपना खुद भोजन बना लेते हैं। क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, पेड़ पौधों में उसमें जो पत्तों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का यूज करके क्या बनाते हैं, खाना अपना बना लेते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, स्वपोषी। ठीक है। तो इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को क्लियर होता चला जा रहा है, आराम से आप लोग बना सकते हैं। फिर कह रहा है दोस्तों को मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो 56 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का A नंबर, क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज क्या होता है, तो पारदर्शी होता है। क्या होता है, पारदर्शक। क्या होता है, पारदर्शक। 57 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा, पारदर्शक। फिर 58 नंबर कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है, तो ये जो होता है 58 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 58 का डी नंबर हो जाएगा। यानी लेंस के आवर्धन का मात्रा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है ना। आवर्धन का मात्रा क्या होता है, मतलब m बराबर होता है, m बराबर आवर्धन यानी v/u होता है। एक बात इसमें 2-3 क्वेश्चन याद रखिए दोस्तों। देखिए अगर लेंस का पूछ रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पहला तो ये जो है मात्रक विहीन, मतलब इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, पहला बात। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि लेंस का आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो माइनस का v/u होता है, माइनस का v/u होता है। अगर दर्पण का पूछ दे कि आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो m बराबर v/u होता है, v/u होता है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश की चाल, हाँ एक और बात इसमें दोस्तों, अगर पूछ दे कि डायोप्टर लेंस के क्षमता का मात्रक, देखिए इसमें आवर्धन का मात्रक बोला है, और फिर पूछते क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। फिर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, तो 59 का दोस्तों हो जाएगा हम लोग का क्या, 59 का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। फिर 60 नंबर कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा में क्या होती है, तो 60 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 60 का ए नंबर कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की होती है, क्या होती है, तो 2 होती है। कितना होती है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है, चांदी सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का, ठीक है, सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना रहता है, तो 63 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 63 का सी नंबर हो जाएगा, जस्ता का। क्या होता है, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0.24 कैलोरी होता है। 1 जूल का मान कितना होता है, तो 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों वनस्पति तेलों में होती है, क्या होता है वनस्पति तेल में, तो ये जो होता है हम लोग का सी नंबर होता है, लघु और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, तो 66 नंबर का क्या हो जाएगा, 66 का हो जाएगा सी नंबर। 3 होते हैं, कितने, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तो 67 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, परमाणु। क्या हो जाएगा, परमाणु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होती है, अमोनिया में हाइड्रोजन लिख दिया है, हालांकि हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है अमोनिया के, तो ये हो जाएगा दोस्तों 68 नंबर का हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, 1:3 होता है, 1:3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो द्रव जो होता है कौन होता है, देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग दे दिया है, ठीक है। हम लोग पारा धातु में मानते हैं। देखिए एक पहला क्वेश्चन कि अगर पूछेगा धातु में पूछेगा कि कौन जो है लिक्विड अवस्था में रहता है, तो पारा रहता है, कौन रहता है, पारा। अगर अधातु पूछ दे तो अधातु में कौन सा रहता है दोस्तों, तो ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन। क्या होता है, ब्रोमीन। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया है, इसमें थोड़ा कुछ अलग बोला है कि ये कमरे के ताप पर कौन सा द्रव होता है, तो ये जो है 69 का दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, 69 का आंसर हम लोग का हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। एथेनॉल जो होता है क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में जो है निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, एसिटिक एसिड अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक एसिड। 71 नंबर कह रहा है दोस्तों हम लोग का 71 नंबर कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, तो 71 का डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। डी नंबर इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, इनमें से कोई नहीं जो है कार्बन के अपरूप नहीं है, कोई भी। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, कार्बन के अपरूप है, कार्बन के अपरूप इसमें कौन है कह रहा है ना। तो देखिए ये दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन छूट गया कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 70 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 70 नंबर का आंसर हम लोग का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। तो हो ही गया था ना एसिटिक अम्ल। फिर 71 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के अपरूप कौन सा है। तो देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम हम लोग का 2 अपरूप होता है कार्बन का, हीरा और ग्रेफाइट। इसमें क्वेश्चन जो है आंसर जो है गलत दे दिया है। ठीक है, ये गलत दिया है। 2 अपरूप होते हैं मुख्यतः, ग्रेफाइट और हीरा होते हैं। ठीक है, कार्बन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक अणुसूत्र परमाणु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो 72 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा, समावयवी। 73 नंबर कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं। तो हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, बड़ा बड़ा दिखता है, जो भी दाढ़ी होता है बाल बड़ा बड़ा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचरण अधिक होता है। ठीक है, श्वेत रंग में सबसे अधिक विचरण यानी सबसे ज़्यादा घूमता कौन सा है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का दोस्तों डी नंबर, बैगनी रंग का जो है सबसे ज़्यादा मुड़ता है, लाल रंग ज़्यादा जल्दी नहीं मुड़ता है। 75 नंबर कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, तो ये जो होते हैं अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, अनंत होती है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, तो 76 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। वक्रता केंद्र पर अगर रखते हैं तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो 77 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन जो है क्या होता है, तारे का टिमटिमाने का कारण है। 78 नंबर कह रहा है दोस्तों कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो 78 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 78 नंबर का बी नंबर हो जाएगा 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मानव नेत्र के दृष्टि का स्थायित्व, अच्छा 1/16 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, सीधा एवं आवर्धित, मतलब सीधा होता है और आवर्धित होता है, सीधा और आवर्धित दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब अच्छा आवर्धित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 80 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन हम लोग का कट गया है। ठीक है, हालांकि हम आप लोग को बता देते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता के बराबर होता है, यानी लेंस का बात कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग का लेंस का बात करेगा तो 80 नंबर का आंसर दोस्तों हम लोग का हो जाएगा। देखिए 80 नंबर का आंसर हम आप लोग को बताए हैं कि जब भी अगर लेंस का बात करता है तो लेंस में m बराबर होता है v/u, हम आप लोग को बताए हैं आवर्धन क्षमता का हो जाएगा, आवर्धन क्षमता का m बराबर v/u होता है, m बराबर v/u। अगर है ना, अगर हम लोग का लेंस में ही हम लोग का दोस्तों m बराबर क्या हो जाएगा, अगर दर्पण लेंस है तो लेंस में क्या होता है माइनस, लेंस में क्या होता है माइनस v/u, और दर्पण में क्या होता है हम लोग का, दर्पण में होता है माइनस का इसका होता है, दर्पण का क्या होता है, दर्पण का m बराबर v/u होता है। दर्पण में प्लस रहता है और दर्पण में प्लस रहता है और लेंस में क्या होता है माइनस हो जाता है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आज सेकंड वीडियो भी हम लोग इसका मतलब कंप्लीट किए। ठीक है, और ये सब ऐसा ही क्वेश्चंस आप लोगों को दोस्तों मिलता रहेगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो देख लीजिएगा, मन करेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत सारा क्वेश्चंस इस चैनल पे पढ़ा दिया गया है और ये सब क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया जाएगा। जाके आप लोग ER अमृत स्टडी सेंटर में जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोग ये सब जितना भी है सब मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा इस पर। ठीक है, आइए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।